भविष्य उनका है जो आज उसकी तैयारी करते हैं। द डीप डाइव की इस कड़ी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं जो सामरिक और आर्थिक दोनों नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण है। दुर्लभ पृथ्वी तत्व यानी रेयर अर्थ एलिमेंट्स या आरईज। खासतौर पर इन पर चीन का बढ़ता नियंत्रण और इस चुनौती से जापान कैसे निपटा, उसकी सफल रणनीति क्या थी। हमारी ये चर्चा इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक गहन विश्लेषण पर आधारित है। ये विषय यूपीएससी मेंस और प्रीलिम्स की तैयारी करने वालों के लिए तो बहुत ही जरूरी है, लेकिन ये आम जानकारी के लिए भी उतना ही अहम है, खासकर जो लोग वैश्विक सप्लाई चेन और टेक्नोलॉजी के भविष्य में रुचि रखते हैं। तो आज का हमारा मकसद ये समझना है कि जापान ने चीन पर अपनी निर्भरता कैसे कम की और भारत जैसे देश इससे क्या सीख सकते हैं। चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल। चर्चा शुरू करने से पहले ये समझ लेते हैं कि ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स आखिर हैं क्या और इतने जरूरी क्यों हैं। ये दरअसल 17 धात्विक तत्वों का एक समूह है। नाम में रेयर या दुर्लभ जरूर है, पर ये पृथ्वी की पपड़ी में बिखरे हुए मिलते हैं। इनकी असली अहमियत इनके खास गुणों में है, चुंबकीय, इलेक्ट्रॉनिक, उत्प्रेरक गुण, और यही गुण इन्हें आज की टेक्नोलॉजी के लिए लगभग अनिवार्य बना देते हैं। जैसे स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, डिफेंस सिस्टम, ग्रीन एनर्जी, सब में इनका इस्तेमाल होता है। और यहीं पर चीन की भूमिका बहुत ज्यादा प्रभावी हो जाती है ना? हाँ, बिल्कुल। देखिए, दुनिया भर में जो खनन होता है उसका करीब 70% चीन से आता है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि इन तत्वों को अयस्क से निकालकर इस्तेमाल लायक बनाने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेसिंग जिसे कहते हैं, उसका लगभग 90% चीन कंट्रोल करता है। 90%? हाँ, और ये प्रोसेसिंग काफी जटिल है, महंगी भी है, और पर्यावरण के लिहाज से भी इसमें चुनौतियां हैं। इसीलिए इस पर कंट्रोल रखना एक तरह से रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। सिर्फ कच्चा माल होना काफी नहीं है, उसे उपयोगी बनाने की क्षमता असली ताकत है। ये जानना जरूरी है। अच्छा, हाल में चीन ने अपने निर्यात नियंत्रणों में 1 साल का विराम देने पर सहमति जताई है, लेकिन शायद इसे सिर्फ एक राहत की तरह नहीं देखना चाहिए, बल्कि ये दूसरे देशों के लिए एक मौके की तरह है कि वो अपनी रणनीति पर दोबारा सोचें। आप सही कह रहे हैं। इसे एक अवसर की खिड़की की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि ये डर तो बना ही हुआ है कि चीन भविष्य में फिर से इसे एक भू राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है। और ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि चीन का ये दबदबा सिर्फ आरईएस तक ही नहीं है। गैलियम, जर्मेनियम जैसे दूसरे महत्वपूर्ण खनिज है, सेमीकंडक्टर में इस्तेमाल होते हैं, और यहाँ तक कि पूरी लिथियम वैल्यू चेन जो बैटरी के लिए जरूरी है, उस पर भी उसका काफी नियंत्रण है। अच्छा, तो ये एक व्यापक पकड़ बनाने की कोशिश दिखती है। इस पकड़ का एक उदाहरण शायद 2010 में देखने को मिला था। वो घटना काफी चर्चित हुई थी। सितंबर 2010 में पूर्वी चीन सागर में एक चीनी मछली पकड़ने वाली नाव और जापानी कोस्ट गार्ड के जहाज़ों में टक्कर हुई थी, और फिर नाव के कप्तान को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके जवाब में चीन ने जापान को आरईज का निर्यात पूरी तरह रोक दिया था। हाँ, और उसका असर जापान पर फौरन और बहुत गहरा पड़ा। जापानी इंडस्ट्री में, खासकर ऑटोमोबाइल सेक्टर में, जो हाई परफॉर्मेंस मैग्नेट्स के लिए इन खनिजों पर बहुत ज्यादा निर्भर थे, उनमें खलबली मच गई। उस वक्त निर्भरता कितनी थी? उस वक्त जापान अपनी जरूरत का लगभग 90% आरईज चीन से ही लेता था। 90%? हाँ। हालांकि कप्तान की रिहाई के कुछ हफ्तों बाद चीन ने निर्यात फिर से शुरू कर दिया, लेकिन इस घटना ने बाजार को हिलाकर रख दिया। 1 साल के अंदर ही कुछ जरूरी आरईज की कीमतें 10 गुना तक बढ़ गईं। 10 गुना? हाँ, ये जापान के लिए एक जबरदस्त वेकअप कॉल था। भेद्यता शायद पहले से पता हो, लेकिन इस तरह का अचानक झटका लगने से ही असली खतरा महसूस हुआ होगा। बिल्कुल। दिलचस्प बात यही है कि ये पता होते हुए भी जब ये संकट अचानक आया तो उसने पॉलिसी मेकर्स को हिला दिया और उन्हें फौरन कार्रवाई के लिए मजबूर किया। कभी-कभी वास्तविक संकट ही सबसे बड़ा बदलाव लाता है। तो इस वेकअप कॉल के बाद जापान ने क्या किया? उनकी प्रतिक्रिया कैसी थी? जापान की प्रतिक्रिया न सिर्फ तेज थी, बल्कि बहुत सोची समझी और दूर तक देखने वाली थी। घटना के 1 महीने से भी कम समय में, अक्टूबर 2010 में ही। अच्छा, इतनी जल्दी? हाँ, जापानी सरकार ने 100 बिलियन येन, उस समय के हिसाब से $1.1 बिलियन से ज्यादा का एक अलग बजट रखा इस समस्या से निपटने के लिए। ये रफ्तार और इतने बड़े पैमाने पर संसाधन जुटाना अभूतपूर्व था।
और शायद सबसे अहम बात यह कि जैसे ही वो तात्कालिक संकट टला, जापान रुका नहीं। वो अपनी योजनाओं पर लगातार काम करते रहे। ये सिर्फ एक रिएक्शन नहीं था, है ना, ये एक लंबी रणनीति थी। समाधान भी स्थायी होना चाहिए। तो अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर कि उन्होंने असल में किया क्या। जाहिर है कोई एक जादुई समाधान तो नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। जापान ने किसी एक चीज पर निर्भर रहने के बजाय एक मल्टी डायमेंशनल रणनीति अपनाई। मतलब समस्या पर हर तरफ से वार किया। इसके कई मुख्य स्तंभ थे। पहला, स्टॉक पाइलिंग, यानी भविष्य के लिए महत्वपूर्ण आरईज का रणनीतिक भंडार बनाना। दूसरा, रिसाइकलिंग, पुराने इलेक्ट्रॉनिक सामान वगैरह से आरईज निकालकर दोबारा इस्तेमाल करना। ठीक है। तीसरा, वैकल्पिक टेक्नोलॉजी, ऐसी नई तकनीकें और मटेरियल खोजना जिससे आरईज पर निर्भरता ही कम हो जाए। और चौथा, जो शायद सबसे प्रभावी रहा, वो था स्रोतों का विविधीकरण, सोर्स डाइवर्सिफिकेशन। सोर्स डाइवर्सिफिकेशन, इसमें उन्होंने क्या किया? नए सप्लायर ढूंढे? न सिर्फ ढूंढे, बल्कि चीन के बाहर जो आरई प्रोजेक्ट्स थे उनने भारी निवेश किया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ऑस्ट्रेलिया की कंपनी लाइनस रेयर अर्थ्स। अच्छा, लाइनस। हाँ, ये आज चीन के बाहर दुनिया की सबसे बड़ी आरई उत्पादक है। जापान ने लाइनस के साथ एक मजबूत पार्टनरशिप बनाई। इसमें सोजित्स जैसी जापानी ट्रेडिंग कंपनियां और जेओएमईसी जो एक सरकारी संस्था है, उनके जरिए वित्तीय मदद, लोन गारंटी और लंबे समय के सप्लाई एग्रीमेंट शामिल थे। इसका मकसद था नियोडीमियम और डिस्प्रोसियम जैसे जरूरी हैवी आरईज की सप्लाई पक्की करना। ये वही है जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों और विंड टरबाइन के मैग्नेट्स में लगते हैं। बिल्कुल, वही हाई पावर मैग्नेट्स के लिए ये बहुत जरूरी है। ये तो हुई खनन और सप्लाई की बात, लेकिन वो प्रोसेसिंग वाली बात जो आपने शुरू में कही थी, उसका क्या? बहुत जरूरी सवाल है। हाँ, जापान ने सिर्फ खनन में निवेश नहीं किया। जापानी कंपनियों ने उन डाउनस्ट्रीम सुविधाओं में भी निवेश किया जो इन खनिजों को प्रोसेस करके औद्योगिक इनपुट बनाती हैं, जैसे कि एलॉय और मैग्नेट। उन्होंने समझा कि सिर्फ कच्चा माल मिलना काफी नहीं है, उसे वैल्यू एडेड चीजों में बदलने की घरेलू क्षमता बनाना भी उतना ही जरूरी है। तो इतने सारे मोर्चों पर एक साथ काम करने का नतीजा क्या निकला? क्या जापान वाकई चीन पर अपनी निर्भरता कम कर पाया? बिल्कुल कामयाब रहा और नतीजे काफी असरदार हैं। आर्गस मीडिया, जो लंदन की एक कमोडिटी इंटेलिजेंस फर्म है, उसके मुताबिक चीनी आरईज पर जापान की निर्भरता, जो 2010 में करीब 90% थी, वो अब घट के 60% से भी नीचे आ गई है। 90 से 60% से नीचे? ये तो बहुत बड़ी गिरावट है। हाँ, और जापानी ऑटो इंडस्ट्री के अधिकारी कह रहे हैं कि इस साल ये शायद 50% से भी नीचे चला जाए। अच्छा। इतना ही नहीं, वैकल्पिक टेक्नोलॉजी और रिसाइकलिंग की वजह से 2010 की तुलना में जापान में आरईज की कुल खपत भी आधे से कम हो गई है। ये आंकड़े तो वाकई जबरदस्त हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 2010 के बाद भी चीन के साथ कई बार तनाव हुआ, लेकिन जापान अब सप्लाई को लेकर किसी भी दबाव का सामना करने के लिए कहीं ज्यादा सुरक्षित है। निश्चित रूप से इन कदमों ने जापान को भविष्य के सप्लाई शॉक्स के लिए ज्यादा रेजिलिएंट, मतलब ज्यादा प्रतिरोधी बना दिया है। ये साफ दिखाता है कि एक सोची समझी, मल्टी डिमेंशनल और लगातार लागू की गई लंबी रणनीति कितनी असरदार हो सकती है। जापान का अनुभव एक केस स्टडी जैसा है। तो जापान के इस सफल अनुभव से भारत और दुनिया के दूसरे देश क्या मुख्य सबक सीख सकते हैं, खासकर वो देश जो महत्वपूर्ण खनिजों के लिए कुछ ही स्रोतों पर निर्भर हैं? देखिए, अगर इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो पहला और शायद सबसे जरूरी सबक है अपनी भेद्यता का पहले से और ईमानदारी से आकलन करना। 2010 की घटना ने यह साफ कर दिया कि सभी देशों को अपनी जरूरी सप्लाई चेन्स की कमजोरियों का गहराई से विश्लेषण करने की जरूरत है, इससे पहले कि कोई संकट आ जाए। इंतजार करना महंगा पड़ सकता है। बिल्कुल। और ये आकलन सिर्फ आरईज तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। सही कहा ना? और कौन से खनिज हैं जहां ऐसी निर्भरता चिंता की बात है? बिल्कुल सही कहा आपने। ये सिर्फ आरईज की कहानी नहीं है, हमें दूसरे जरूरी खनिजों पर भी ध्यान देना होगा। जैसे लिथियम बैटरी के लिए जरूरी है। दुनिया काफी हद तक दक्षिण अमेरिका के लिथियम ट्रायंगल, बोलीविया, अर्जेंटीना, चिली पर निर्भर है। इसी तरह कोबाल्ट के लिए कांगो पर बहुत ज्यादा निर्भरता है, निकल के लिए इंडोनेशिया पर, और फास्फोरस जो खाद और खाद्य सुरक्षा के लिए जरूरी है, उसके लिए मोरक्को पर काफी निर्भरता है। अच्छा। तो सबक ये है कि किसी एक देश या सप्लायर्स के छोटे ग्रुप पर
बहुत ज्यादा निर्भर होने से बचना जरूरी है, भले ही उस देश ने पहले कभी व्यापार को हथियार ना बनाया हो। जोखिम का अंदाजा लगाना और उसे मैनेज करना जरूरी है। तो पहला सबक भेद्यता का आकलन और प्रोएक्टिव विविधीकरण। दूसरा सबक का दूसरा सबक सीधे जापान की प्रतिक्रिया से मिलता है, एक मल्टी डायमेंशनल पॉलिसी अप्रोच अपनाना। सिर्फ एक समाधान, जैसे सिर्फ नए सप्लायर्स ढूंढना, काफी नहीं है। जापान ने क्या किया? विविधीकरण, घरेलू प्रोसेसिंग क्षमता का विकास, वैकल्पिक टेक्नोलॉजी में रिसर्च, रणनीतिक भंडारण बनाना और रिसाइकलिंग को बढ़ावा देना। इन सब पर एक साथ एक समन्वित तरीके से काम किया। यही व्यापक नजरिया सफलता की कुंजी बना। और तीसरा सबक शायद सहयोग का होगा, कॉपरेशन। निश्चित रूप से तीसरा महत्वपूर्ण सबक है सहयोग। जो देश एक जैसी सोच रखते हैं, उन्हें महत्वपूर्ण खनिजों की सप्लाई चेन सुरक्षित करने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। इसमें जानकारी साझा करना, जॉइंट रिसर्च, जॉइंट इन्वेस्टमेंट और शायद स्टॉक पाइलिंग जैसी रणनीतियों में समन्वय बनाना शामिल हो सकता है। ये एक ग्लोबल चुनौती है और इसके लिए ग्लोबल सहयोग चाहिए। ऐसा लगता है कि दुनिया के दूसरे देश भी अब इस दिशा में जाग रहे हैं। अमेरिका भी चीन पर निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहा है और खबरें हैं कि वो प्रशांत महासागर के तल से खनन की गई धातुओं का राष्ट्रीय भंडार बनाने पर विचार कर रहा है। हाँ, और यूरोपियन यूनियन भी, जो कई खनिजों के लिए चीन पर बहुत निर्भर है, वो भी अपनी घरेलू क्षमता बढ़ाने की योजनाएं बना रहा है। जैसे बेल्जियम के सॉल्वे ग्रुप का फ्रांस में प्लांट है, वो चीन के बाहर सबसे बड़े आरी प्रोसेसिंग प्लांट्स में से एक बन सकता है। उनका लक्ष्य है 2030 तक यूरोप के मैग्नेट के लिए जरूरी प्रोसेस्ड आरी मांग का लगभग 1/3 पूरा करना। ये तो आत्मनिर्भरता की ओर एक बड़ा कदम लगता है। बिल्कुल। अब आते हैं भारत की स्थिति पर। चीन द्वारा आरी सप्लाई में किसी रुकावट का भारत पर फिलहाल कितना असर पड़ सकता है और हमारी तैयारी कैसी है इस दिशा में? देखिए, वर्तमान में भारत पर चीन के आरईई प्रतिबंधों का असर शायद उतना ज्यादा न हो, क्योंकि हमारी घरेलू खपत अभी भी विकसित देशों जितनी नहीं है। हालांकि जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, ये मांग तेजी से बढ़ रही है। खान मंत्रालय के आंकड़े देखें तो 2023-24 में भारत ने लगभग 2270 टन आरईई कंपाउंड्स का आयात किया। ये 2019-20 के 1848 टन से 23% ज्यादा है। तो आयात बढ़ रहा है। हाँ, और चिंता की बात यह है कि इसमें से लगभग 65% सीधे चीन से आया और 10% हांगकांग के जरिए, जो चीन पर हमारी आयात निर्भरता दिखाता है। और हमारी अपनी घरेलू खनन और शोधन क्षमता की क्या स्थिति है चीन की तुलना में? हमारी घरेलू क्षमता अभी चीन के मुकाबले बहुत सीमित है। मुख्य रूप से सरकारी कंपनी IREL इंडिया लिमिटेड ये काम करती है। इसकी आरईई प्रोसेसिंग क्षमता सालाना 10,000 टन से थोड़ी ज्यादा है। और चीन की? चीन ने अकेले 2023 में 2 लाख टन से ज्यादा आरईई का शोधन किया। 2 लाख टन और हमारी 10,000 टन। हाँ, तो आप समझ सकते हैं कि स्केल का अंतर कितना बड़ा है। ये अंतर वाकई बहुत बड़ा है। लेकिन क्या भारत इस स्थिति को बदलने के लिए, अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए कुछ कर रहा है? हाँ, कोशिशें हो रही हैं। पिछले साल नवंबर में सरकार ने अंडमान सागर में 7 समुद्री ब्लॉक्स की नीलामी शुरू की। इन ब्लॉक्स में पॉलीमेटालिक नोड्यूल और कोबाल्ट रिच क्रस्ट होने का अनुमान है, जिनमें हेवी आरईई सहित कई जरूरी धातुएं मिल सकती हैं। ये हेवी आरईईज खास तौर पर महत्वपूर्ण है। हाँ, क्योंकि ये हाई परफॉर्मेंस मैग्नेट्स और दूसरे एडवांस्ड एप्लीकेशंस के लिए जरूरी हैं। इसके अलावा परमाणु ऊर्जा विभाग ने IRL के 2 आरई थीम पार्क बनाने के प्रस्तावों को सैद्धांतिक मंजूरी दी है। एक विशाखापट्टनम में रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट पार्क और दूसरा भोपाल में रेयर अर्थ और टाइटेनियम थीम पार्क। अच्छा। इन कदमों से देश में आरई वैल्यू चेन विकसित करने और IRL की भूमिका बढ़ाने में मदद मिल सकती है। तो इन सबका मतलब क्या हुआ? खासकर यूपीएससी की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए इस पूरी चर्चा से क्या निष्कर्ष निकलता है? देखिए, ये विषय भारत की संसाधन सुरक्षा, रणनीतिक स्वायत्तता, जिसे हम आत्मनिर्भरता कहते हैं, और क्रिटिकल मिनरल्स पॉलिसी के नजरिए से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये सीधे तौर पर यूपीएससी सिलेबस के कई हिस्सों से जुड़ता है। GS पेपर 3 में रिसोर्स मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, साइंस एंड टेक, और GS पेपर 2 में अंतर्राष्ट्रीय संबंध और भारत के हित। जापान का उदाहरण दिखाता है कि कैसे एक देश सही योजना, पर्याप्त निवेश और लगातार कोशिशों से जरूरी संसाधनों पर अपनी बाहरी निर्भरता कम कर सकता है।
और अपनी सप्लाई चेन को सुरक्षित बना सकता है। भारत के लिए इसमें बहुत कुछ सीखने लायक है, खासकर जब हम मेक इन इंडिया और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य रख रहे हैं। तो संक्षेप में कहें तो आज हमने देखा कि कैसे रेयर अर्थ एलिमेंट्स पर चीन का दबदबा एक वैश्विक चिंता है। हमने जापान की सफल जवाबी रणनीति का विश्लेषण किया, जिसमें विविधीकरण, घरेलू क्षमता, नई तकनीक, रिसाइकलिंग और रणनीतिक निवेश जैसे कई पहलू शामिल थे। हमने ये भी समझा कि कैसे जापान की लंबी सोच और लगातार कोशिशों ने उसे इस चुनौती का सामना करने लायक बनाया। और आखिर में हमने भारत और दुनिया के लिए इसके महत्वपूर्ण सबकों पर भी चर्चा की। हाँ, और यहाँ एक विचार करने लायक सवाल उठता है, जिसे हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहेंगे। क्या चीन से दूर विविधीकरण की अपनी चुनौतियाँ और लागतें नहीं हैं, खासकर पर्यावरणीय चिंताएं जैसे गहरे समुद्र में खनन के संभावित असर और नई सप्लाई चेन से जुड़े भू राजनीतिक जोखिम? ये तो है। और एक और अहम सवाल, क्या भारत वाकई जापान जैसी गति, समन्वय और निवेश का पैमाना दोहरा सकता है, खासकर हमारी अपनी घरेलू चुनौतियों और विकास की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए? ये वाकई गंभीर और सोचने वाले सवाल हैं। हम अपने सभी श्रोताओं और विशेष रूप से यूपीएससी उम्मीदवारों को इन सवालों पर और इस पूरे विषय पर गहराई से सोचने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यदि आपको इंडियन एक्सप्रेस पर आधारित हमारी ये चर्चा उपयोगी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, हमारे चैनल द डीप डाइव को सब्सक्राइब करें और भविष्य की चर्चाओं के लिए अपने सवाल या विचार नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। आज की इस गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक नए विषय के साथ।